सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का कुत्ता तुम्हारी सटा था। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग प्रश्न कुंडली से पढ़ाई कैसी होगी, शिक्षा कैसा होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, या किस विषय की पढ़ाई करे जाता, या परीक्षा ही देने जा रहा है तो क्या उसकी सफलता होगी नहीं होगी। यदि किसी के पास में प्रश्न को लग्न कुंडली नहीं है तो हम उनके प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में कैसे दे सकते हैं, या हम अपना विचार कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रश्न कुंडली का सहारा लेते हैं। प्रश्न कुंडली के भी फलादेश बहुत उत्तम होते हैं। प्रश्न कुंडली के भी फलादेश बहुत उत्तम होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को प्रश्न कुंडली बनानी चाहिए। चाहे वह प्रश्न कुंडली हम स्वर कुंडली बना ले, अंक कुंडली बना ले, दिशा कुंडली बनाए, आरूढ़ कुंडली बनाए, कोई भी कुंडली बना ले, अपने ज्ञान विवेक एवं उपयोग के आधार पर उदाहरणतया हम जिस स्थिति में होते हैं, अगर हम अपने घर पे रहते हैं जहां से हम बैठकर अपना काम करते हैं, वहां पे रहते हैं तो मैं अंक कुंडली बनाता हूं। यदि हम अपने खेत खलिहान में होते हैं तो व्यक्ति किधर से आया, हम किस रूप में बैठे हुए हैं, हम वहां पर अधिकांशतः दिशा कुंडली बनाते हैं। स्वर कुंडली कैसे बनाई जाए, अंक कुंडली कैसे बनाई जाए, दिशा कुंडली कैसे बनाई जाए, यदि आपको नहीं आता तो आप समूह में लिख सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे द्वारा प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर भी आधारित कक्षा होती है। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी हमारे समूह में शामिल हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग विषय वस्तु शुरू करते हैं। जब पढ़ाई या शिक्षा या विद्या से संबंधित प्रश्न हो तो सामान्यतः हम पंचम भाव को देखते हैं, लेकिन हमें केवल पंचम भाव को ही नहीं देखनी चाहिए। पंचम भाव मुख्य रूप से पढ़ाई के सफलता असफलता के लिए निर्णायक होता है, क्योंकि किसी भी चीज की हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा का भाव जो है वह छठा होता है और परीक्षा में सफलता का भाव पंचम होता है। हम लोगों को कई भाव देखने चाहिए, कई ग्रहों को देखना चाहिए। वैसे प्रथम दृष्टया हम लोगों को क्या देखना चाहिए जब प्रश्न किया जाए तो सबसे पहले हम लोगों को प्रश्न लग्न का विचार करना चाहिए कि लग्न कैसा है, लग्न कैसा है, लग्न की स्थिति कैसी है, लग्नेश की स्थिति कैसी है। कहीं तो यह पापा ग्रहों से या बुरे भाव के स्वामी यानी कि वैसे ग्रह भावेशों के आधार पर भी और नैसर्गिक रूप से भी कहीं बुरे फलदाता तो नहीं है, उसके द्वारा यह लग्न या लग्नेश युक्त या दृष्टि तो नहीं है, विचार करना आवश्यक होता है। साथ ही लग्न हमको किस किस चीज का विचार करना है, लग्न का विचार करना है, लग्नेश का विचार करना है। ठीक इसी प्रकार पांचवें भाव का भी विचार करना है, पांचवें भाव का भी विचार करना चाहिए एवं पांचवें के स्वामी का भी विचार करना चाहिए। शिक्षा से संबंधित कुछ ग्रह होते हैं, सामान्य रूप से कौन कौन से ग्रह, तो हमें पढ़ने में मन लगना या पढ़ाई के लिए प्रेरित करने वाले ग्रह या उसके कारक मुख्यतः दो ग्रह माने गए हैं, बुध एवं गुरु।
इन दोनों ग्रहों का आवश्यक रूप से भी विचार करना चाहिए, बुधदेव एवं गुरुदेव का भी। बुधदेव जहां बुद्धि के परिचायक हैं, तो बुधदेव परीक्षा के भी परिचायक हैं। परीक्षा हमारी कैसी होगी, इसके लिए बुध की भूमिका अधिक हो जाता है। एवं हमारा ज्ञान कैसा होगा, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ठीक उसी प्रकार बुधदेव परीक्षा के भी कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति या शुक्र परीक्षा के कारक नहीं होते। तो यदि परीक्षा की बात आ जाए कि हमारा लड़का परीक्षा देने जा रहा है, क्या कैसी स्थिति होगी, तो उस समय बुध की स्थिति को देखना चाहिए कि बुध कहीं गोचरवश जो आपने प्रश्न कुंडली बनाया, वह कुंडली में बुधदेव कहीं बुरे भाव में तो नहीं है। परीक्षा भाव या पंचम भाव से छठे आठवें 12वें तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, कहीं ग्रहण योग में तो नहीं है। अगर हैं तो परीक्षा में सफलता की संभावनाएं कम हो जाता है। यह तो प्रारंभिक बातें हैं। यहां तक आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए? जी गुरुदेव। या कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं गुरुजी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहां पर सबसे पहले हम लोगों को प्रश्न का चयन करना चाहिए कि प्रश्न का मूल भाव क्या है, प्रश्न का मूल भाव क्या मूल है। भाव क्या है? अगर कोई बच्चा हो जो मैट्रिक कर लिया, उच्च शिक्षा के लिए अब जाने वाला है, यानी ग्रेजुएशन में नाम वगैरह लिखवाना है उसे, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, पढ़ाई अच्छा होगा नहीं हो पाएगा, लड़का सक्सेस करेगा नहीं करेगा, क्या समस्याएं आ रही है जो आजकल वह पढ़ने में मन नहीं लगा रहा। अगर इस प्रकार के प्रश्न हो जाए तो हम लोग किस भाव को देखेंगे? पंचम पंचम भाव का। इंटर में अगर पढ़ रहा है तो इंटर तक के लिए पंचम। अगर वही विद्यार्थी बीए में पढ़ रहा हो, बीटेक कर रहा हो और प्रश्न आ जाए, फिर किस भाव को देखेंगे? चतुर्थ भाव गुरुजी। नाइन्थ भाव। नौवें भाव की महत्ता हो जाएगी। अगर वही विद्यार्थी शोध की पढ़ाई कर रहा हो, अष्टम भाव। अष्टम तो भाव गुरुजी। तो अष्टम भाव। यानी कि प्रश्न क्या है उसका हो गया। अगर वही इंटर के बाद में विद्यार्थी परीक्षा के सफलता के लिए, परीक्षा के लिए पूछना चाह रहा है कि हमारा लड़का परीक्षा जो देने जा रहा है, क्या परीक्षा अच्छा जाएगा या खराब होने की संभावनाएं हैं, हम क्या करें कि परीक्षा अच्छा जाए, ऐसे प्रश्न अभिभावकगण पूछ देते हैं कि नहीं पूछते हैं? जी गुरुजी। तो फिर उसके लिए हम लोग किस भाव को देखेंगे? प्रश्नों को चयन करना और प्रश्न के अनुरूप भाव का चयन करना सबसे बड़ी दायित्व होता है एवं मूल चीज यही होता है। तो फिर हम लोग किस भाव का विचार करेंगे? सिक्स हाउस। छठा भाव। कंपटीशन भाव छठा। हाँ जी, छठे भाव का। अगर साधारणतः यह पूछा जाए, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा ही बच्चा हो, 25-30 साल उम्र हो गया हो, दुकानदारी कर रहा है, मन नहीं लगता, क्या हो गया नहीं हो गया, बुद्धि ठीक नहीं, फिर किस भाव का विचार करेंगे हम लोग? दशम का गुरुजी। नहीं, दशम से तो उसका व्यवसाय ठीक क्यों नहीं चल रहा है वह देखेंगे, लेकिन व्यवसाय में अकल काम उसका नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रहा, तो बात तो बुद्धि की हो गई ना। जी गुरुदेव। तो लगन को देखेंगे गुरुजी। हाँ, दूसरा तो भाव क्या बुद्धि के लिए पंचम देखेंगे। हाँ, फिर पंचम भाव। फिर हम लोग पंचम भाव देखेंगे, क्योंकि उसका बुद्धि ही ठीक नहीं हो रहा है, जिसके कारण, अब बुद्धि के कारण दुकान नहीं सक्सेस कर पा रहा है या दुकान ही सक्सेस नहीं हो लगता। तो दोनों अलग अलग विषय वस्तु हो गए कि नहीं हो गए?
तो अगर बुद्धि की कमी के कारण दुकान हानि हो रहा है, प्रश्न ऐसे किया जा रहा है कि हर दुकान में नहीं ठीक चलता, लड़का होगा बुद्धि अबे ठीक नहीं, थोड़ा पंडित जी देखिए कि बुद्धि क्यों नहीं ठीक है, क्या करे कि बुद्धि ठीक हो जाए, कौन सा व्रत त्योहार करे, किस ग्रह की पूजा करे, किस देवता की पूजा करे कि हमारे बच्चे का बुद्धि ठीक हो जाए और दुकान ठीक से अपना काम चलाने लगे। तो पंचम भाव को देखेंगे ना फिर। जी गुरुदेव। अब आप ही से किसी के पास में अगर कुंडली ना हो, अगर कोई व्यक्ति, चूंकि यह बात शिक्षा की हो रही है, तो शिक्षा से संबंधित सभी भावों को हम लोगों को आकलन करना चाहिए। आकलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए गुरुदेव। अगर आप ही का लड़का हो, मेरा ही लड़का हो, किसी का भी हो, 20-25 साल का उम्र हो गया, ग्रेजुएशन पास कर लिया, नौकरी के लिए तरह तरह के नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, परीक्षा भी दे दिया, परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गया, अब उसे कहाँ जाना है? मौखिक के लिए उसको क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं ना। जी गुरुदेव। फिर अगर उस प्रकार के प्रश्न आ जाए कि हमारा लड़का इंटरव्यू के लिए जा रहा है, हाँ बोलिए किस, कौन सा भगवान का देवता का पूजा करें, कि यह सब कुछ ठीक ठाक है ना, या यदि कोई समस्याएं हैं, या यदि कोई समस्याएं हैं, तो यदि कोई समस्याएं हैं तो क्या उपाय करें कि उसको सफलता मिले। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर लोग आपके पास में आ सकते हैं, तो क्या उपाय करें? तो इसके लिए कौन सा भाव देखेंगे? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस देखेंगे, क्योंकि तीसरा भाव संचार का है, स्किल का है। तो यहां तक तो हम लोग समझ गए। जी गुरु जी। यानी कि किस भाव से क्या देखेंगे, यह सभी स्थितियां स्पष्ट हो गई। अब हम लोग इसके बाद में, अब शिक्षा में सफलता, तो पंचम भाव को ही आधार माना जाए। किसको आधार मान लिया जाए? पंचम भाव। प्रश्न कोई भी हो, यदि प्रश्न बुद्धिमता की है कि बुद्धिमता ठीक नहीं है, किन किन नियमों से देखेंगे? तो यानी कि शिक्षा में सफलता, रिजल्ट कैसे आए तो पंचम भाव, परीक्षा कैसे पास करे, परीक्षा अच्छा से जाए तो छठा भाव। कोई भी एक भाव हम लोगों ने चयन कर लिया। पंचम भाव की सफलता के ही बारे में चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा पास करेगा कि नहीं करेगा। तो परीक्षा पास किसको करना है? लग्न। लग्न को। और मिलेगी यहां से। पर अगर यही बात परीक्षा की हो कि परीक्षा ठीक जाएगी ना, तो लग्न और छठे को ले लेंगे। तो यदि सफलता की बात हो तो हम सबों को लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश का विचार करना चाहिए। तो यदि सबसे पहला सूत्र, लग्नेश लग्न में ही हो, लग्न भाव का स्वामी यदि लग्न में ही हो, यानी कि दोनों भाव के स्वामी अपने ही अपने भाव में हो, तो सफलता मिलने की उम्मीद बन जाती है। यदि चंद्रमा यहाँ होते एवं मंगल यहाँ होता, 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, 8 नंबर राशि के स्वामी 1 और 8 दोनों के स्वामी मंगल है, मंगल यहाँ होते, तो यह सूत्र लगता। इस कुंडली पर यह सूत्र नहीं लग रहा है। एक पहला सूत्र कि पहला सूत्र यह है कि कार्य भाव का स्वामी अपने ही कार्य भाव में हो, लग्न भाव का स्वामी अपने ही लग्न भाव में हो, या देख रहे हो, या दोनों एक दूसरे। अब यहीं पे चंद्रमा यहाँ पर होते और मंगल यहाँ पर होता, तो चंद्रमा लग्न को देख लेता, मंगल अपने भाव को देख लेता, दोनों अपने अपने को देख लेता कि नहीं देख लेता? जी बिल्कुल गुरु जी। तो पहला सूत्र यह बना कि लग्नेश लग्न एवं पंचम भाव अपने स्वामी से युक्त या दृष्ट हो। सूत्र स्पष्ट समझ में आ गई अब? जी गुरुदेव। दूसरा सूत्र आप लोग नोट करें कि पंचमेश, सफलता के लिए हमको पांचवा भाव देखना है, तो पांचवें भाव का स्वामी
मजबूत स्थिति में हो, प्रश्न कुंडली बनाने के बाद में पांचवें भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, यानी कि पांचवें का स्वामी मजबूत स्थिति में हो, यानी अब यही पंचम भाव में मंगल की राशि है, यही यदि मंगल देव यहां पर होते तो अपने मूल त्रिकोण राशि में होते, मंगल देव यहां होते तो अपने उच्च राशि में होते, यहां पर होते तो अपने भाव में ही हैं या अपने स्वराशि के होते, यानी कि मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो, पंचमेश बलवान माना जाएगा। तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता भी अच्छी होती है, यानी कि बुद्धिमत्ता भी अच्छा होगा, परीक्षा में पास भी करेगा, बुद्धिमान भी होगा। और पंचम भाव का स्वामी यदि मजबूत होता है तो व्यक्ति उच्च शिक्षा भी ग्रहण करता है। क्या करता है? उच्च शिक्षा भी ग्रहण करता अब यह कारण क्या बना? यह तो उच्च शिक्षा का भाव नहीं है। पंचम भाव से उच्च शिक्षा देखते हैं? नहीं देखते ना। है। नहीं, लेकिन फिर भी हमने कह दिया कि अगर भाव का स्वामी मजबूत है, अपने भाव में है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। इसके कारण क्या है? बुद्धि का भाव है। क्या? बुद्धि का भाव है गुरुजी, बुद्धि अच्छी होगी। ठीक है, तो बुद्धि अच्छी हुआ तो वह पढ़ना चाहेगा, यह भी आपका कहना सही है। दूसरा यह काम है कि हम लोग भावत भावम के सिद्धांत को न भूले। नवम भाव से उच्च शिक्षा देखा जाता है और नवम भाव का भाग्य ही पंचम भाव है, यानी कि उच्च शिक्षा का भाग्य पंचम भाव है और पंचम भाव के स्वामी मजबूत है, यानी कि नवम भाव का भाग्य भाव मजबूत है। तो जब भाग्य मजबूत होगा तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा कि नहीं उस भाव का। अगर नवम भाव में, नवम भाव जो होता है व्यक्ति का भाग्य भाव है, व्यक्ति का भाग्य भाव है, अगर यह भाव अच्छा होगा, शुभ होगा, तो उसके भाग्य बढ़ेंगे कि व्यक्ति मजबूत होता चला जाएगा, उन्नति होता चला जाएगा कि नहीं उन्नति होता चला जाएगा? हो जाएगा गुरुदेव, होता जाएगा। अगर यह भाव नवम भाव अच्छा है तो फल किसको मिला? पंचमेश को। जातक को, लग्न को। जातक को। लगन को। जातक को। ठीक, लग्न को। जातक तो लग्न ही है, आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ पर जातक नहीं बोल करके लग्न बोले, फिर सूत्र समझ में आ जाएगा। यानी कि नौवां भाव मजबूत होने से लग्न को फायदा हो गया, यानी कि नौवां मजबूत होने से यह मजबूत हो गया, लग्न मजबूत हो गया। तो लग्न क्यों मजबूत हो गया? तो लग्न से नौवां भाव अच्छा हो गया, इसलिए लग्न मजबूत हो गया ना। लग्न से नौवां भाव अच्छा होने के कारण लग्न मजबूत हुआ ना। लग्न की जी। प्रतिष्ठा, जी। हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझिए कि लग्न की प्रतिष्ठा क्यों बढ़ी। लग्न की प्रतिष्ठा क्यों नवम बढ़ी? भाव मजबूत होने से मिली हुई। क्यों हुई? तो नवम भाव के अच्छे होने से हुआ लग्न की प्रतिष्ठा। ठीक उसी प्रकार से नवम भाव का प्रतिष्ठा या नवम भाव की मजबूती कैसे मिलेगी? तो नवम से नवम, इस भाव का जो नवम भाव होगा अच्छा हो जाएगा, तो अब इसकी प्रतिष्ठा या इसका मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा जी। गुरु जी। तो जब उच्च शिक्षा देखेंगे तो उससे नौवां भाव अगर अच्छा है तो उच्च शिक्षा में बल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। कहने के लिए बात यह है कि पुस्तक में तो सीधे बोल दिया गया कि पंचमेश मजबूत हो तो उच्च शिक्षा के योग बनते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा का योग तो नवम भाव है। तो क्यों? इसी इस बात को समझने के लिए तो हम लोग आपस में एकत्रित होते हैं और चर्चा करते हैं ना, कि आपस में तार्किक वार्तालाप हो, जिससे
बातों को गूढ़ रूप से समझने का प्रयास करेगा, हो गया। तो पंचम भाव का स्वामी यदि अपने मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, अपने उच्च राशि या अपने मित्र राशि मित्र राशि मित्र राशि का होकर छठे, आठवें, 12वें न हो, छठे, 8वें और 12वें में ना हो। न हो। लेकिन अब बात प्रश्न किस चीज का है? कभी कभी 8वें भी है, अच्छी स्थिति में है तो बुद्धिमता के लिए अच्छी बात है, यानी किसी न किसी प्रश्न के लिए तो अच्छा है। 12वें है तब भी अच्छा है, छठे है तब भी अच्छा है। लेकिन सामान्यता तो यह नुकसान ही दायक है, क्योंकि यह भाव कौन सा है? त्रिक भाव है कि नहीं है? जी गुरु जी। तो इस भाव में होने के कारण कुंडली के छठे, 8वें, 12वें में हो जाएगा, तो व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से विद्वान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन उसका फल लग्न को नहीं मिल पाएगा, लग्न फल को नहीं मिल पाएगा। आप देखते होंगे कि बहुत से व्यक्ति बड़े बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं, परीक्षा देने तो जाएंगे, परीक्षा देने तो जाएंगे, लेकिन उनसे कम बुद्धि वाला भूत विद्यार्थी जो डल होता है वह परीक्षा पास कर जाता है, और तेज विद्यार्थी कभी कभी फेल हो जाता है। कारण क्या है? यही तो है। अब यदि पंचम भाव का स्वामी अच्छे स्थिति में 8वें भाव में हो जाए तो क्या हो सकता है? यहीं पे पंचम भाव में अगर 9 नंबर की राशि हो जाएगी तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर हो गए तो पंचमेश स्वराशि के होकर अष्टम भाव में आ गए कि नहीं आ गए? त्रिक में हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरुदेव। इसका दिमाग बहुत अच्छा होगा, इसका दिमाग बहुत अच्छा होगा, इंजीनियर माइंडेड हो जाएगा, लेकिन उसका लाभ इसे जल्दी नहीं मिलेगा। अगर सर्वोच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहा हो, कोई शोध का काम कर रहा हो, तो फिर यह योग ज्यादा लाभदायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा। अगर यही विद्यार्थी शोध का काम न कर रहा हो तो यह बुरा हो गया कि नहीं हो गया? तब बुरा हो गया। अगर यही पंचम भाव का स्वामी, बहुत से ऐसे लग्न होते हैं, बहुत से ऐसे लग्न हो जाते हैं कि अब यहीं पे देखा जाए, अगर 2 नंबर की राशि हो जाए, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5, 6, यहाँ 7 हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि पंचम भाव में 7 नंबर की राशि हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अगर यही शुक्रदेव 7 नंबर राशि के स्वामी, आज हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने के लिए, हम लोग आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करके पढ़ने के योग्य बन रहे हैं, सूत्रों को समझने के योग्य बन रहे हैं। तो अब यही पंचम भाव का स्वामी अगर यहाँ बैठ जाए तो अपने स्वराशि का होकर त्रिक भाव में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? जी गुरुदेव बैठ गया। फिर क्या होगा? बुद्धिमत्ता काम करेगी? करेगी गुरुजी। नहीं कैसे, कैसे करेगा? या तो नहीं करेगी। नहीं करेगी। ये तो उम्र के हिसाब से यह सब अपना फल देने लगेंगे ना, शुक्र ना। सर अपने भाव से अष्टम भी तो गया है और स्वराशि का हो गया। हाँ तो तो ठीक तो गुरु ठीक विद्या आकस्मिक जो बुद्धि वो तो बढ़िया काम करेगी या नहीं? ये 12वां भाव है ना, और अपने भाव से 8वां है, तो आकस्मिक बुद्धि तो देगा ये, जी वही कह रहा था। आकस्मिक बुद्धि देगा, लेकिन खराब करने वाला बुद्धि दे देगा ना। अब मान लीजिए कि अगर यही लग्न, मिथुन लग्न बन जाए, प्रश्न कुंडली आप बना रहे हैं, मिथुन लग्न की बन गई,
या मिथुन लग्न का किसी की कुंडली हो, लग्न कुंडली ही बन जाए, यदि प्रश्न कुंडली बनाते हैं मिथुन लग्न का बन गया तब तो ठीक है, इसी लग्न का फलादेश हो गया। यदि किसी की लग्न कुंडली ही हो, छोटा बच्चा हो पढ़ने वाला, फिर क्या हो जाएगा? या तो विलासिता का भाव है ना, अकॉर्डिंग टू एज विलासिता भी तो ढूंढेगा ना फिर शुक्र विलासिता का भी ग्रह 12वां भाव वैसे विलासिता का है अकॉर्डिंग टू एज, जी गुरुदेव। खर्च का भी है। बच्चा छोटा है तो पढ़ने के समय में शौकीन बनेगा, कहेगा नहीं ये बैग नहीं, ये बैग चाहिए, इस प्रकार का कलम नहीं, इस प्रकार का कलम चाहिए, थोड़ा सा बाल और सीटेगा, ये करेगा और ये करेगा, स्कूल जाने से पहले 10 बार अपने ड्रेस को देखेगा, थोड़ा सा नटखट भी होगा। ये हो गया। क्योंकि 8वां भाव ये बचपना में अनुसंधान नहीं ना आएगा, जब उस एज पर जाएगा तब तो अनुसंधान करेगा ना ये। जी गुरुदेव जी। तो यह अकॉर्डिंग टू एज अपना अनुसंधान करेगा कि किस प्रकार से बाल सीटेंगे तो कैसा होगा, कैसा कपड़ा पहनेंगे, कि शुक्र थोड़ा शौक भी तो है, उसके उस क्षेत्र में दिमाग लगेगा, इसका दिमाग आयु बढ़ेगी, युवावस्था का व्यक्ति होगा, शादी विवाह आएगा तो विलासिता कैसे किया जाए उस क्षेत्र, क्योंकि यह पंचम भाव फिर प्रेम का भी है, नए नए सूत्र ढूंढेगा, नए नए अपने वहां बात को ढूंढेगा कि किस प्रकार से बात बोले उस क्षेत्र में। अब यही 12वां भाव किस चीज का है? व्यय का। मोक्ष जी का, गुरुदेव। मोक्ष का भी है। तो जब उम्र अधिक अत्यधिक हो जाएगा उस वक्त इसको पढ़ने में ज्यादा मन आनंद आएगा। किस चीज में? तो ईश्वर भक्ति वाली पुस्तक में या किसी भी पुस्तक में। तो उस उम्र के लिए पंचमेश अगर स्वराशि का 12वें भाव में बैठ गया तो यह अध्ययन का भी भाव है, मोक्ष का भी भाव है। तो इस उम्र के लिए अध्ययन में यह बल दे देगा कि नहीं देगा? दे देगा गुरुदेव। क्योंकि मोक्ष वाली ही बात करेगा ये, तो मोक्ष धार्मिक ग्रंथ दाता, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करेगा ज्यादा। यहां तक बात है। यानी कि पंचम भाव के स्वामी अपने स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का हो करके कुंडली के कम से कम 6वें, 8वें, 12वें भाव में न बैठा हुआ हो तो बुद्धिमत्ता अच्छा काम करती है। कभी कभी किसी भाव में बढ़ जाने से क्या इसके अपवाद हो सकते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। बुध देव के बारे में भी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, गुरुदेव के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। सामान्यतः अब हम लोग पुनः पंचम भाव पर आते हैं। यदि यही बात परीक्षा की हो जाए कि परीक्षा में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसी सूत्र को हम लोग 6ठे भाव पर लगाते, इसी सूत्र को 6ठे भाव पर लगाते हैं। 6ठे भाव पर लगा लेते। अब यही पंचम भाव में कोई भी ग्रह हो, बुरे अवस्था में ना हो, खराब अवस्था में न हो, न हो, शनि एवं चंद्रमा। तो इस उदाहरण कुंडली में कोई ग्रह नहीं है, परंतु हम लोग सीख रहे हैं। अब यहीं पे बुरे स्थिति में कोई ग्रह ना हो, यानी कि चंद्रमा हो जाता तो क्या हो जाता? चंद्रमा अपने नीच राशि का हो गया। यानी कि संबंधित भाव में या पंचम भाव में कोई नीच का ग्रह ना हो। अगर यहीं पे मंगल बैठ जाए और 4 नंबर की राशि हो, नीच का हो गया। देवगुरु बृहस्पति ही बैठे हो, 10 नंबर की राशि हो जाए, नीच का हो गया। कोई ग्रह नीच का ना हो पंचम भाव में, कोई ग्रह शत्रु राशि का न हो, कोई ग्रह शत्रु राशि का न हो। यानी कि पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ हो, अपने स्वराशि का हो, अपने मित्र राशि का हो, अपने मूल त्रिकोण राशि का हो, या अपने उच्च राशि का हो, तो बुद्धिमत्ता अच्छी होती है। या अगर बात परीक्षा की हो तो कोई भी ग्रह अगर 6ठे भाव में अपने स्वराशि, मित्र राशि, अपने मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि के होते हैं तो परीक्षा में सफलता मिलने की संभावनाएं बनती है। हाँ, हम लोग इसके उपायों पर भी चर्चा हम सबों को करनी चाहिए।
तो जहां पे समस्या आएगी तब ना, जब खराब स्थिति के जब ग्रहों पर चर्चा करेंगे तब वहां पर चर्चा होगी कि उपाय क्या किए जा सकते हैं। कोई भी नैसर्गिक शुभाग्रह, किसी भी नैसर्गिक शुभाग्रह की दृष्टि इन भावों पर हो, अगर पंचम भाव में है तो बुद्धिमत्ता सफलता अच्छा होने की संभावनाएं होती है, या छठे भाव पर परीक्षा में सफल होगा कि नहीं, उस पर अगर किसी नैसर्गिक शुभाग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे अब मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल देव क्या है, यहाँ पर शुभाग्रह का काम कर रहे हैं, परीक्षा में सफलता होगी। अगर परीक्षा भी अच्छा से जाएगा और देव गुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर अपने मित्रवत दृष्टि है, तो परीक्षा भी व्यक्ति देगा और सफल भी होने की संभावनाएं बनती है। इस उदाहरण कुंडली के अनुसार व्यक्ति अगर परीक्षा देगा तो परीक्षा भी उत्तीर्ण करेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। मंगल देव गुरु बृहस्पति को, यहाँ पर 9 नंबर की राशि है जिसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं, उनको यह मित्रवत देख रहा है। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव परीक्षा में उत्तीर्णता की है, यहाँ पर देख रहे हैं अपने मित्रवत राशि से, दृष्टि से गुरुदेव के सामने देखे, गुरुदेव के मित्र में मंगल है, तो परीक्षा भी देगा और परीक्षा में उत्तीर्ण भी होने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती है? जी गुरुदेव, बन गई। सबसे अहम सूत्र कि बुध एवं गुरु ये दोनों ही, भले वो किसी लग्नेश या पंचमेश या संबंधित भाव के स्वामी न हो, कोई बात नहीं है, किस भाव के स्वामी हैं यह देखना चाहिए कि छठे 8वें 12वें के स्वामी न हो। लेकिन बात प्रश्न की है कि प्रश्न क्या है, अगर परीक्षा की है तो खष्टेश होना भी अच्छी बात है, खष्टेश का होना भी शुभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर बात परीक्षा का होगा तो खष्टेश का भी होना अच्छा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? जी, अच्छा माना जाएगा। क्योंकि छठे भाव का ही विचार हो रहा है। अगर 8वें का भी अगर वह स्वामी हो जाता है तो यह आकस्मिक बुद्धि है, तो परीक्षा में तो जितनी आकस्मिक बुद्धि हो उतना ही अच्छी बात है ना। जी गुरुजी। क्योंकि 8वां भाव बहुत बुरा भाव कहा जाता है, सबसे बुरा भाव कहा जाता है, क्योंकि यह छठा भाव बुरा भाव है, शत्रु भाव है, रोग भाव है, और उसी का यह उससे तीसरा है, यानी कि यह लग्न तो उसका यह छोटा भाई, तो यह शत्रु तो उसका यह छोटा शत्रु, इसलिए यह ज्यादा खराब नुकसान देता है। लेकिन प्रश्न तो परीक्षा का है, यह आकस्मिक बुद्धि भी देता है। तो यदि अष्टम भाव का भी स्वामी अगर इसे अगर अच्छी स्थिति से देखे तो परीक्षा में लाभ देगा या हानि देगा? लाभ। लाभ देगा। तो प्रश्न को समझकर वस्तुगत स्थिति ढंग से हम लोगों को फलादेश करने का प्रयास करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर यही बुधदेव हो, भले ही यहाँ पर 3 नंबर की राशि है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो गया। अगर यहाँ पर बैठ जाए या देख ले तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 6 7 शुक्र की राशि में हो जाएंगे ना, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 हो गया, यहाँ बुध बैठ गए, देख लिए इसको। बात परीक्षा की है तो अच्छे फल देंगे, क्योंकि यह इच्छा भाव के भी स्वामी हो गए एवं आकस्मिक बुद्धि के भी स्वामी हो गए। मन में तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं परीक्षा में पास करूं, परीक्षा मेरा अच्छा जाए, और उसी का स्वामी हो गए, आकस्मिक सोच लेकर के परीक्षा को देख रहे हैं। तो क्या परीक्षा में बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बल मिलेगा। तो 8वें भाव के स्वामी सदैव बुरे फल नहीं देते। हम सबों को यह भी सोचना चाहिए कि प्रश्न के आधार पर ग्रहों के फल बदल जाता है। गुण बदलते रहते हैं प्रश्नों के आधार पर। हम जो अब कहना चाह रहे हैं
सूत्र पर आ जाइए, सूत्र पर, कि नैसर्गिक शुभाग्रह देख रहे हो, फल अच्छा मिल गया। अब देवगुरु बृहस्पति एवं बुध देव, ये दोनों कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव में न हो, खराब भावों में न हो, तो अच्छी बात है, क्योंकि बुध देव परीक्षा के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। परीक्षा में बुद्ध की आवश्यकता होती है। हाँ, बुद्धिमता की बात हो जाएगी तो इन भावों में न हो, ठीक बात नहीं। हम लोग जब वार्तालाप करने लगते हैं, तो सीधे आदत सी पड़ गई है हम लोगों में कि कुंडली के 6, 8, 12 में न हो। ऐसी ही आदत हो गई है कि नहीं हो गई है? आदत जी तो हो गुरु गई जी, है गुरु हो गई, जी, हो गई। फाइनली अपन क्या सोचने का, हो कि ना हो। तो बुध एवं गुरु अगर छठे भाव के स्वामी नहीं है, अगर बात परीक्षा की हो रही है, तो अगर छठे भाव के स्वामी न है और ये लोग छठे भाव में बैठ कर गए, छठे भाव के स्वामी नहीं है, यानी कि खराब स्थिति के होकर कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाएंगे, तो परीक्षा में असफलता मिलना या बुद्धि का खराब होना है, तो दोनों ही भाव खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? शायद इस सूत्र को आप लोग नहीं समझ पाए। तो हाँ, हो जाएंगे गुरुदेव। हमने क्या कहा, कोई भी सदस्य इसको एक बार पुनरावृत्ति करे। सर, आपने कहा कि अगर बुध और गुरु दोनों अगर छठे के स्वामी न हो और छठे में बैठ जाएं, तो यानी कि परीक्षा। छठ या संबंधित भाव के स्वामी ना हो जी, और परीक्षा का प्रश्न हो और छठे के स्वामी न होकर इनमें बैठ जाए, तो असफलता मिलने की संभावना बन जाती है। भावेश न हो तो, जी, और भावेश होकर बैठते हैं तो सफलता मिल जाएगी। और अच्छी बात है। तो इस सूत्र को हम अपने शब्दों में सीधे दोहरा देते हैं कि यदि बुध एवं गुरु कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में हो और अच्छी स्थिति में न हो, तो बुद्धिमत्ता खराब होती है या परीक्षा में सफलता मिलने की उम्मीद कम हो जाती है। यदि छठे भाव में भी हैं और भावेश होकर हैं, तो संभावनाएं बनती है। लग्न लग्नेश या यही देव गुरु बृहस्पति लग्न को देखते हो या लग्नेश को देखते हो, तो भी सफलता मिलने की संभावनाएं, बुद्धिमत्ता भी अच्छा होने की संभावनाएं या परीक्षा में सफलता होने की संभावनाएं, या इनके स्वामी को भी देखते हो। तो देवगुरु बृहस्पति लग्न को भी नहीं देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति लग्नेश को भी इस कुंडली में नहीं देख रहे हैं, यह सूत्र नहीं लगा। उसके बाद में यदि पंचम भाव को देखते हैं, बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, मित्रवत देखे तो और अच्छी बात है। तो पंचम भाव या पंचमेश को देखे बुध देव या गुरुदेव, तो बातें अच्छी हो जाती है, यानी कि बुद्धिमत्ता अच्छी हो जाती है। तो पंचम भाव को देवगुरु बृहस्पति मित्रवत दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए बुद्धिमत्ता अच्छा होने की संभावनाओं में बल मिलता है। नहीं हो गया। साथ में यह है कि इस सूत्र को दोबारा समझ लें कि बुध या गुरु लग्न लग्नेश पांचवा भाव या पांचवे के स्वामी को देखते हों एवं ये दोनों में से कोई ग्रह 6, 8, 12 में ना हो, माने इन भावों में स्थित होकर लग्न लग्नेश या पंचम पंचमेश को न देखते हो, तो अच्छी बात है। बातें स्पष्ट हो गई? यदि लग्न में 3,
5, 6, 7, 8 या 11 नंबर की राशि हो तो अगर प्रश्न चाहे जिस प्रकार का हो उसमें शुभ फल मिलने की संभावनाएं होती है। जी गुरुजी। प्रश्न कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी भाव से संबंधित हो, यदि लग्न आपका 3, 5, 6, 7, 8 या 11 बनता है तो यह एक सूत्र है कि प्रश्न के फल में शुभ फल मिलने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं कि लग्न में शीर्षोदय। हाँ जी, शीर्षोदय राशि हो तो शिक्षा परीक्षा में सफलता हो मिलती है। बात तो यह हो गया क्योंकि इसी की चर्चा हो रही है। या जो भी प्रश्न हो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बनती है। तो आज आशा करते हैं कि आज की यह जितनी विषय वस्तु हम लोगों ने चर्चा किया आप लोगों को पूरे स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा और शेष जो विषय वस्तु रह गया हम लोग कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। यदि आपको सबों को आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो कृपया समूह में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे या वीडियो के कमेंट में जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। जी गुरुदेव बहुत ही अच्छा। जी गुरुजी।